बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आयशा शेख, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एट खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची। बीएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स का पेपर 3 मैकेनिक्स है। इस पेपर में हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए वेक्टर एनालिसिस का है। वेक्टर एनालिसिस की जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो शॉम सीरीज़ है। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1-2 कवर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे और आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। अगर कि कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उस लेक्चर के नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हम कैलकुलस के कोर्स में लास्ट ईयर बीएससी पार्ट 1 में करके आए हैं। आज हम वेक्टर्स के साथ करेंगे। हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल हैं, जबकि हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव्स किए थे हम ज़रा सा अपना स्टैंडर्ड डेरिवेटिव देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल के साथ अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो उसका डेरिवेटिव की हमारे पास df/dx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये फॉर्मूला होता है जो फर्स्ट प्रिंसिपल का है। सिमिलरली जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला होगा x प्लस डेल्टा x, जबकि y और z जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और z हमारे पास कांस्टेंट बिहेव करेंगे। माइनस a एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सिमिलरली हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 a x और z यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट बिहेव करेंगे, जबकि y प्लस डेल्टा y चेंजेस जो है सारी वो y में आएंगी। y एज अ वेरिएबल है तो हमारे पास y ही वेरी करेगा, x और z जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। सिमिलरली डेल्टा a बाय डेल्टा z इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 a एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा z माइनस a एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा z। हायर डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। अगर हमें डबल डेरिवेटिव लेना है तो हम किस तरह से लेंगे कि डेल्टा, इस पार्शियल डेरिवेटिव को हम डाबा भी कहते हैं, डाबा a बाय डाबा x। पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम रिजल्ट को दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे हम y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिमिलरली अगर फर्ज करें कि हमारे पास हमें लेना है डाबा स्क्वायर a बाय डाबा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले हम इसका वाई स्क्वायर, पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जो रिजल्ट आएगा उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली अगर हमारे पास डाबा स्क्वायर a बाय डाबा x डाबा y है वो बराबर है डाबा बाय डाबा x डाबा a बाय डाबा y के, और अगर कि हम इसका ऑर्डर आगे पीछे कर लें, हम पहले x की जगह पहले y से कर लें और बाद में हम इसको तो उसका भी रिज़ल्ट जो है वो सेम ही होगा। अगर हम डाबा a बाय डाबा x का रिज़ल्ट को फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लें, रिज़ल्ट वुड बी सेम, चाहे हम इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से, आंसर वुड बी सेम। ये हम अभी आगे एक आध क्वेश्चन में आप करके भी इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास इसके रूल्स हैं। रूल्स वही हैं जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स के थे। डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x a डॉट b इज इक्वल्स टू a डॉट डाबा b बाय डाबा x प्लस डाबा a बाय डाबा x डॉट डाबा b, और क्रॉस प्रोडक्ट का भी ऐसे ही है। ये ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है डाबा स्क्वायर बाय डाबा y डाबा x a डॉट b। इसको अगर हम डाबा बाय डाबा x a डॉट b लेके सॉल्व करें और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाबा बाय डाबा y
और हमारे पास आ जाएगा ए डॉट डाबा बी बाय डाबा एक्स प्लस डाबा ए बाय डाबा एक्स डॉट बी। और अगेन जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। आप इसको खुद से भी करके देखिएगा। मैथ्स समझ में तभी आती है जब हम एक एक चीज़ को खुद सॉल्व करते हैं। हमारे क्लास में भी यही तरीक़ाकार होता है कि क्लास में लेक्चर्स आप लोग कॉपी करते हैं और फिर घर जाकर उसको फेयर करते हैं, तभी क्लियर होता है कि क्या जो टीचर ने एक्सप्लेन किया है वो हमको समझ में आया है या नहीं। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इन सब चीज़ों को जो है वो खुद से करके देखेंगे। इन सारे फॉर्मूलाज को आप लोग खुद से लिख कर देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि जो चीज़ समझाई गई है वो आपको समझ में आई भी है या नहीं। फिर हमारे पास वेक्टर ए का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, डाबा ए बाय डाबा एक्स डी एक्स प्लस डाबा ए बाय डाबा वाई डी वाई प्लस डाबा ए बाय डाबा जेड डी जेड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व्ड है। इफ ए इज इक्वल्स टू ए वेक्टर एक दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि फाइंड आउट डाबा ए बाय डाबा एक्स। तो डाबा ए बाय डाबा एक्स हमारे पास क्या होगा, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो चीज़ हमें जहन में रखनी है वो ये कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 ही वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, और वाई हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट की तरह होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 4x, वाई एज इट इज़ रहेगा माइनस 4x क्यूब आई प्लस, अच्छा जी हमारे पास e ऑफ x का डेरिवेटिव ex ही होता था, और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3x लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव 3e 3x होता था। बिल्कुल ऐसी ज़रा देखें, y हमारे पास है कांस्टेंट, तो हमारे पास e x y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y e x माइनस y कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ x j प्लस 2x cos ऑफ y k। अब वो कह रहे हैं कि इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालें, मतलब वो कह रहे हैं डाबा स्क्वायर ए बाय डाबा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि डाबा बाय डाबा एक्स, डाबा ए बाय डाबा एक्स हमें निकालना है। डाबा ए बाय डाबा एक्स का एक दफ़ा और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। इसका मतलब ये कि हमें इस पूरे का एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y माइनस 12x स्क्वायर आई, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस y स्क्वायर ex y प्लस y साइन x j कॉम्पोनेंट प्लस 2 cos ऑफ y k कॉम्पोनेंट। अच्छा जी, आपको ये करना है कि डाबा ए बाय डाबा वाई और डाबा स्क्वायर ए बाय डाबा वाई स्क्वायर ये आपको सॉल्व करना है। एक हम इसका क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है फाई एक्स वाई जेड एक स्केलर क्वांटिटी है 3 डायमेंशनल, और हमारे पास एक वेक्टर है ए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास डाबा क्यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर डाबा जेड फाइंड करना है फाई और ए का। तो जो फर्स्ट चीज़ हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो फाई ए है। अगर हम यहाँ पहले फाई ए निकाल लें तो फाई ए हमारे पास क्या होगा, फाई आई कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, फाई जे कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा और फाई के कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कंपोनेंट माइनस एक्स स्क्वायर वाई 4 जेड
जे कॉम्पोनेंट प्लस एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब के कॉम्पोनेंट। हम इसका डेरिवेटिव इस तरह लेंगे कि पहले हम विद रिस्पेक्ट टू z ले लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई एंड वेक्टर a विद रिस्पेक्ट टू z। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डाबा स्क्वायर बाय डाबा एक्स स्क्वायर। इसमें हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं तो x और y हमारे पास एज कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर z आई कॉम्पोनेंट माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर j प्लस 3xy क्यूब z स्क्वायर k। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास हो जाएगा, अब y और z हमारे पास एज कांस्टेंट बिहेव करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर जेड आई माइनस 2x वाई स्क्वायर जे प्लस 3y क्यूब जेड स्क्वायर के। एक दफ़ा और जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर जेड आई माइनस 2y स्क्वायर जे, और k के साथ तो हमारे पास x की कोई टर्म नहीं है तो वो हमारे पास हो जाएगा 0। अब वो कह रहे हैं कि ये हमको फाइंड करना है एट पॉइंट 2 -1 और 1। इसका मतलब ये कि हमारे पास x की वैल्यू 2, y की -1 और z की 1 है। जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 -1 स्क्वायर 1i माइनस 2 -1 स्क्वायर j। तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 4i प्लस 2j। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टडी है स्पेस कर्व्स और सरफेसेस की। सबसे पहले हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन on a curve that touches the curve at one point only। मतलब अगर हमारे पास ये कर्व है तो इस पे जो लाइन टच कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पे, वो हमारे पास टेंजेंट है। इनफैक्ट एक कर्व पे हर पॉइंट से जो है वो एक लाइन गुजर रही है, हर पॉइंट से जो है वो एक टेंजेंट गुजर रहा है जो सिर्फ एक ही पॉइंट से गुजर रहा है। और अगर गौर करें तो वो हमको उस कर्व की डायरेक्शन बता रहा है कि कर्व जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है वो बेसिकली कर्व की डायरेक्शन हमको बता रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक कर्व है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था कि उसका डेरिवेटिव वेलोसिटी के बराबर था। बेसिकली वो जो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास उसका टेंजेंट वेक्टर है। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो गया, हमें ये पता है कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हमारे पास जो है हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना चाहें तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आर्क लेंथ होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, dr/dt डिवाइडेड बाय ds/dt के। और चेन रूल के तहत हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू dr बाय ds। हमारे पास अगर हम इसी टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लें dt बाय ds, तो हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर के बराबर है। नॉर्मल वेक्टर क्या है? हमारे पास ये कर्व था, हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर आया, टेंजेंट वेक्टर का जो परपेंडिकुलर जा रहा है हमारे पास इनसाइड द कर्व, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब 1 यूनिट इन लेंथ, हमारे पास क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू dt बाय ds डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड dt बाय ds। ये dt बाय ds जो है ये कर्वेचर है, इट्स नॉट अ वेक्टर, इट्स अ स्केलर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dt बाय ds इज इक्वल्स टू कर्वेचर n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये कर्वेचर हमारे पास जो है, और हमारे पास जो रो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो हमारे पास 1/k के बराबर होता है। एक चीज़ हमारे पास और है यहाँ पे, टॉर्शन। हम इन सब को अभी थोड़ा सा फिगर के थ्रू भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये सब बता रहे क्या है। टॉर्शन हमारे पास होती है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ बायनॉर्मल, और बायनॉर्मल हमारे पास क्या है? हम ज़रा सी एक फिगर अच्छी सी बना लेते हैं। हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व में हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर है, एक उसका नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है एक और वेक्टर है इन अनदर प्लेन, जो t वेक्टर है और n वेक्टर है, ये सेम प्लेन में है। ये जो b इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो बायनॉर्मल कहलाता है। तो इस फिगर से हमको नज़र भी आ जाता है कि अगर सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो बायनॉर्मल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा टेंजेंट और नॉर्मल का। जो हमने यहाँ पे पढ़ा कर्वेचर, हमारे पास कर्वेचर बेसिकली हमारे पास इट्स नॉट अ वेक्टर, ये हमको ये बताता है कि हाउ कर्वी इज़ द पाथ, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना टाइट कर्व होगा। अगर लार्ज कर्व होगा तो स्मॉल कर्वेचर होगा, अगर स्मॉल कर्व होगा तो लार्ज कर्वेचर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये बड़ा कर्व है तो कर्वेचर की वैल्यू छोटी आएगी, और ये अगर मेरे पास छोटा कर्व टाइट कर्व बनता जाएगा तो कर्वेचर की वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट डिफाइंड है, हर पॉइंट पे। ये सब हमको एक एक पॉइंट पर जो है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट है, हर पॉइंट पर एक नॉर्मल है और हर पॉइंट पर एक बायनॉर्मल है, और ये हमको पूरी इस कर्व की जो है वो मूवमेंट जो है इन वेक्टर से पता चलती है। जो हमारे पास टॉर्शन है वो भी हमारे पास स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल है। हमारे पास फ्रेने सेरेट फॉर्मूलाज हैं, ये 3 हैं। इन 3 को जो है हम यूज़ करेंगे अपने पास आगे के क्वेश्चंस में। बेसिकली अब हम लोग इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो वेक्टर डिफरेंशिएशन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है if x is equals to 3 cos t, y is equals to 3 sin t and z is equals to 4t, find the unit tangent t। हमें यूनिट टेंजेंट t फाइंड आउट करना है। हमको ये पता है कि यूनिट टेंजेंट t हमारे पास बराबर है dr ओवर ds के। r हमारे पास गिवन है, r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3
cos t I प्लस 3 sin t j प्लस 4t k। हमें dr बाई डी एस चाहिए। हमको पता है कि ये बराबर होता है dr बाई डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी के। और ये बेसिकली डी एस बाई डी टी हमारे पास क्या होता है ये भी हमको पता है। डी एस बाई डी टी हमारे पास होता है बराबर डी आर बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के। तो बेसिकली हमको चाहिए क्या है, हमको बेसिकली चाहिए है डी आर बाई डी टी। जब हम डी आर बाई डी टी निकाल लेंगे तो हम निकालेंगे डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके डी आर बाई डी एस निकाल लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास हो जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू -3 sin टी आई प्लस 3 cos टी जे प्लस 4 के। और हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड यानी डी एस बाई डी टी बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 3 sin टी स्क्वायर प्लस 3 cos टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, and this will be equals to 9 sin square t plus 9 cos square t plus 16। ये 9 अगर कॉमन ले लें तो sin square t plus cos square t equals to 1 हो जाएगा। So this will be equals to 9 plus 16 is equals to 25 is equals to 5। सो बेसिकली t हमारे पास किसके बराबर हो गया, डी आर बाई डी एस, डी आर बाई डी टी ओवर डी एस बाई डी टी। तो हमारे पास t बराबर हो गया t इज इक्वल्स टू 1/5। हम इसको हमारे पास t बराबर हो गया -3/5 sin टी आई प्लस 3/5 cos टी जे प्लस 4/5 के। इसका सेकेंड हमारे पास इसका बी पार्ट है द प्रिंसिपल नॉर्मल कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको ये पता है कि डी टी बाई डी एस बराबर होता है कर्वेचर और नॉर्मल यूनिट वेक्टर के। ये नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो 1 यूनिट इन लेंथ है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि कर्वेचर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डी टी बाई डी एस के मैग्नीट्यूड के। और ये डी टी बाई डी एस जो है ये किसके बराबर होगा, ये जो डी टी बाई डी एस है ये हमारे पास बराबर है डी टी बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एस बाई डी टी। और बच्चों ये डी एस बाई डी टी हम लोगों ने अभी पहले कैलकुलेट किया है, वो किसके बराबर है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के। ये वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर।
ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली हमको क्या चाहिए, कर्वेचर हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी बाई डी एस से। और डी टी बाई डी एस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए है, डी टी बाई डी एस निकालने के लिए हमको डी टी बाई डी टी चाहिए, और डी एस बाई डी टी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उनमें से एक हमारे पास है t, और t हमारे पास बराबर है -3/5 sin ti प्लस 3/5 cos tj प्लस 4/5 k। और हमने निकाला है ds बाई डी टी। ds बाई डी टी हमारे पास बराबर था 5 के। हमको चाहिए है dt बाई डी एस। डी टी बाई डी एस निकालने के लिए भी हमने क्या देखा कि हमको dt बाई डी टी चाहिए। हम डेरिवेटिव ऑफ t लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/5 cos ti माइनस 3/5 sin tj, और यहाँ पे कोई t की वैल्यू नहीं है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बराबर हो जाएगा dt बाई डी एस इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एस बाई डी टी, और ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, हम डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -3/25 cos ऑफ टी आई -3/25 sin टी जे। ये डी टी बाई डी टी ये टर्म आ गई, और डी एस बाई डी टी हमारे पास यहाँ आ गया। ये डी टी बाई डी एस निकल आया। और हमने क्या देखा कि कर्वेचर जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी बाई डी एस के। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -3/25 cos ऑफ टी होल स्क्वायर प्लस -3/25 sin ऑफ टी होल स्क्वायर। ये cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी तो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/25 के। ऑटोमेटिकली हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 1/kappa के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ गया 25/3 के। अब जी हमारे पास रह गया नॉर्मल वेक्टर। हमने कर्वेचर निकाल लिया, हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। अब हमारे पास जो है ये प्रिंसिपल नॉर्मल बाकी है, इसको निकालते हैं। अच्छा जी, हमें ये पता है कि डी टी बाई डी एस इज इक्वल्स टू कर्वेचर, ठीक है। तो इसका मतलब n हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1/k डी टी बाई डी एस के। 1/k का मतलब हमारे पास k की वैल्यू आई थी 3/25, तो ये हमारे पास हो गई 25/3, और डी टी बाई डी एस हमारे पास क्या आया था, -3/25 cos टी आई -3/25 sin टी जे। ये 25 और 3 तो हमारे पास सब कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचा, n इज इक्वल्स टू -cos टी आई sin टी जे। सी पार्ट अब हमारे पास कि द बायनॉर्मल बी टॉर्शन
टाउ एंड द रेडियस ऑफ टॉर्शन हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमको पता है कि B इज इक्वल्स टू T क्रॉस N के बराबर है। स्टूडेंट्स मैं लिखूंगी, सॉल्व इसको आप लोग खुद से करेंगे। ये हमारे पास बराबर होगा, हमने T की वैल्यू भी निकाल ली है, हमने N की वैल्यू भी निकाल ली है। उन सारी वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I J K। T हमारे पास था -3/5 sin TI, 3/5 cos TJ एंड 4/5 K। और इसी तरीके से N हमारे पास था -cos T माइनस sin T की कंपोनेंट कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम जब इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को तो हमारे पास आंसर आएगा B वेक्टर इज इक्वल्स टू 4/5 sin TI माइनस 4/5 cos TJ प्लस 3/5 K। इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करके आप लोग खुद से देखिएगा। ठीक है, B तो हमारे पास आ गया। अच्छा जी, फॉर टॉर्शन हमको ये पता है कि फ्रेने-सेरे फॉर्मूलाज में dB/ds इज इक्वल्स टू माइनस टाउ n के बराबर है। B भी हमारे पास है। अब ये dB/ds हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो dB/ds बेसिकली हमारे पास होगा dB/dt डिवाइडेड बाय ds/dt के। B तो अभी हमने कैलकुलेट किया, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ds/dt हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। चलें हम इसमें वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हम dB/dt निकालते हैं। B हमने अभी कैलकुलेट किया तो dB/dt हमारे पास आ जाएगा बराबर 4/5 cos TI प्लस 4/5 sin TJ और 3/5 के कांस्टेंट टर्म है तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। हम इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे। ds/dt हमारे पास ऑलरेडी बराबर आ चुका था 5 के, तो हम यहाँ पे जब इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/25 cos of t I प्लस 4/25 sin of t j। सो नाउ अब हमको जो है निकालना है टॉर्शन निकालने के लिए हमारे पास फ्रेने-सेरे फॉर्मूलाज में से एक था dB/ds इज इक्वल्स टू माइनस टाउ n। अगर हम यहाँ से टॉर्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू -1/n dB/ds। सारी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे रख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/n की वैल्यू हमने निकाली थी और वो हमारे पास थी माइनस cos of TI माइनस sin of TJ, जबकि dB/ds जो हमने निकाला है वो हमारे पास आया था, अगर हम 4/25 वहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास आया था cos of TI प्लस sin of TJ।
नीचे से अगर हम माइनस, ऊपर माइनस और नीचे कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये कॉस आई साइन जे और कॉस आई प्लस साइन जे कैंसिल कर जाएंगे। तो हमारे पास जो टॉर्शन आया वो आया 4/25। और जो लास्ट रेडियस ऑफ टॉर्शन है तो सिग्मा हमारे पास बराबर होता है 1/टाउ के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25/4। ये काफ़ी लंबा सा सवाल था लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से हमारे पास सारी कैलकुलेशंस होंगी। एक सवाल हम और करते हैं। प्रूव दैट रो हमको दिया हुआ है, हमें पता है रो कर्वेचर को कहते हैं। दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर होल पावर -½ के। सवाल दिखने में शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा हो लेकिन ऐसा कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट। हमको ये पता है कि हमारा यूनिट वेक्टर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो पैरामीटर हमारे पास है वो एस है। इसका मतलब ये कि एक्स हमारे पास एक्स एस और वाई हमारे पास जो है फंक्शन है, ये पैरामीटर हमारे पास जो है वो एस है। दिस इज इक्वल्स टू जेड एस। तो हमारे पास जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा डी आर बाई डी एस के। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एस तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी एक्स बाय डी एस आई प्लस डी वाई बाई डी एस जे प्लस डी जेड बाई डी एस के। और अगर हम इसका एक और डेरिवेटिव लें, हम क्यों ले रहे हैं डेरिवेटिव, हमें ये पता है कि हमारे पास रो जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास बराबर होती है 1/कापा के। कापा क्या है, कर्वेचर है। और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो है डी टी बाय डी एस इज इक्वल्स टू कापा एन। अगर हम यहाँ से कापा की वैल्यू निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास रो के बराबर है। बेसिकली हमें डी टी बाई डी एस निकालना है यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे ये वैल्यू रख सकें। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर हम एन हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एन जो है वो 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कापा इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एस के मैग्नीट्यूड के। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एस, डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी एस स्क्वायर के। हम अगर इसका लेना चाहें मैग्नीट्यूड तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास कापा के बराबर आ गया। और कापा 1/कापा जो है वो रो के बराबर है, तो रो हमारे पास किसके बराबर आ गई, इसके रेसिप्रोकल के। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड बाय डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर होल पावर -½ और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं।
शो दैट डी आर बाई डी एस डॉट डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर बाई डी एस क्यूब इक्वल्स टू टाउ बाई रो स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डी आर बाई डी एस को अलहदा सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर को अलहदा और डी क्यूब आर बाई डी एस क्यूब को अलहदा। तीनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे लाके उसको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। हम जानते हैं कि डी आर बाई डी एस इज इक्वल्स टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी, और इसी का अगर हम डेरिवेटिव लें तो डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा डी टी बाई डी एस, और डी टी बाई डी एस अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है कापा एन के। और अगर हम इसी का थर्ड डेरिवेटिव लें डी क्यूब आर बाय डी एस क्यूब, तो हमारे पास हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, डी एन बाय डी एस प्लस डी कापा बाय डी एस एन, where n is a vector, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा हम जानते हैं कि डी एन बाई डी एस हमारे पास बराबर होता है डी एन बाई डी एस हमारे पास बराबर होता है टाउ बी माइनस कापा टी, तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा के टाउ बी माइनस कापा टी प्लस ठीक है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टाउ कापा बी माइनस कापा स्क्वायर टी प्लस डी के बाई डी एस एन। अच्छा जी, अब हम इन वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में रखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सॉल्व होकर क्या आता है। जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू टी डॉट कापा एन क्रॉस कापा टाउ बी माइनस कापा स्क्वायर टी प्लस डी कापा बाय डी एस एन। एन टी हमारे पास वेक्टर्स हैं, इवन के बी भी हमारे पास वेक्टर है। चलें जी, पहले अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास रिज़ल्ट आएगा कापा स्क्वायर टाउ, ये सब हमारे पास स्केलर्स हैं। वेक्टर क्या हो गया, एन क्रॉस बी माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कापा क्यूब एन क्रॉस टी प्लस इन लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कापा डी कापा बाय डी एस एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन तो हमारे पास हो जाएगा 0 के बराबर, और हमारे पास हम जानते हैं कि एन क्रॉस बी हमारे पास टी के बराबर है। हमने ये देखा था कि बी हमारे पास बराबर होता है टी क्रॉस एन के,
और हमने देखा था कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास n क्रॉस b बराबर होगा t के, तो ये हो जाएगा t डॉट कापा स्क्वायर टाउ t प्लस कापा क्यूब, और n क्रॉस t जो है वो हमारे पास माइनस b के बराबर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर्स, तो अगर हम इसको n क्रॉस t लेंगे तो हमारे पास माइनस b के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको लेंगे b, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा। नाउ t डॉट t तो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये जो t डॉट b है हमारे पास परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर होने की वजह से उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा कापा स्क्वायर टाउ के। और ये जो कापा है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कर्वेचर है, और रो जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और हमको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कर्वेचर। तो ये हमारे पास हो जाएगा टाउ अपॉन रो के बराबर, रो स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गिवन द स्पेस कर्व x इक्वल्स टू t, y इक्वल्स टू t स्क्वायर, z इक्वल्स टू 2/3 t क्यूब, फाइंड a द कर्वेचर एंड b द टॉर्शन। सबसे पहले हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस तरह से देखें। सबसे पहले प्लान करें क्वेश्चन, कैसे हम प्लान कैसे करेंगे। हमको चाहिए कर्वेचर। कर्वेचर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास कर्वेचर का फॉर्मूला है हमारे पास dt बाय ds इज इक्वल्स टू कर्वेचर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और हमने क्या किया था, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है वो कर्वेचर बराबर आ जाता है dt बाय ds के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब हमको चाहिए जी dt बाय ds। dt बाय ds निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dt बाय ds निकालने के लिए हमें निकालना होगा dt बाय dt। क्यों, क्योंकि हमारे पास सब कुछ जो है इन फॉर्म ऑफ, जो हमारे पास पैरामीटर है वो t है, होल डिवाइडेड बाय ds बाय dt, चेन रूल। अब हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारे पास ds बाय dt बाय ds निकालने के लिए जो चाहिए है वो dt बाय dt चाहिए है और ds बाय dt चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको जो है वो पोजीशन वेक्टर चाहिए, क्योंकि जो ये ds बाय dt है ये हमारे पास बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ dr बाय dt के। दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए, हमें t चाहिए। जब हमें t मिलेगा तभी हम dt बाय ds निकाल सकेंगे। तो t के लिए हमें क्या चाहिए, t बराबर होता है dr बाय ds के, और dr बाय ds किसके बराबर होता है, dr बाय dt डिवाइडेड बाय ds किसके बराबर है, dr बाय dt के मैग्नीट्यूड के। सो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है r, पोजीशन वेक्टर r हमारे पास किसके बराबर है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमारे पास क्या हो गया, ti प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2/3 टी क्यूब के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dr बाई dt हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, i प्लस 2t जे प्लस 2t स्क्वायर के।
3t इसका डेरिवेटिव होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास t स्क्वायर बचेगा। ठीक है जी, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी क्या है, ds बाई डी टी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ dr बाई डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर, and this is equals to 1 plus 4t square plus 4t4, जो कि हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ds बाई डी टी हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास आ गया dr बाई डी टी और हमारे पास आ गया ds बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है t, सो t इज इक्वल्स टू dr बाई ds, दिस इज इक्वल्स टू dr बाई डी टी डिवाइडेड बाई dr बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2tj, सॉरी i है, i प्लस 2tj प्लस 2t स्क्वायर k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर। नाउ dt बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे डेरिवेटिव, u अपॉन v के फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर वो किसके बराबर हो जाएगा, i का डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 हो जाएगा, 2j प्लस 4tk माइनस i प्लस 2tj प्लस 2t स्क्वायर k into derivative of the denominator, and that will be equals to 4t, and whole divided by denominator का स्क्वायर 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल। So dt by dt is equals to 2j plus 4tk plus 4t square j plus 8t cube k minus 4ti plus again a minus 8t square j minus 8t cube k एंड होल डिवाइडेड बाय, जगह की कमी की वजह से मुझे इसको 2 लाइन्स में लिखना पड़ा है, दिस इज़ अ सिंगल स्टेप, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास ये टर्म ख़त्म हो जाती है और हमारे पास क्या रह जाता है, वी आर लेफ्ट विद i की टर्म है -4 ti, j की टर्म्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगी, 2j प्लस 2j माइनस 4t स्क्वायर j, दोनों j की टर्म्स हैं, और k की टर्म हमारे पास बचेगी +4tk होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, i
प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर j प्लस 4tk होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब अगर हमें चाहिए है, आई होप कि इसी जगह में हम निकाल सकें, dt by ds. So this will be equals to dt by dt divided by ds by dt, जो हम पहले निकाल चुके हैं ds by dt। वैल्यू रख लेते हैं, माइनस 4ti प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर j प्लस 4tk होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ds बाई dt हमारे पास क्या था, 1 प्लस 2t स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्यूब के बराबर हो जाएगा dt बाई ds। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हमारे पास dt बाई ds बराबर हो गया dt बाई ds इज इक्वल्स टू माइनस 4ti प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर j प्लस 4tk होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर होल क्यूब। नाउ द लास्ट स्टेप, हमने क्या देखा था कि कापा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ dt बाय ds and this is equals to हमारे पास हो जाएगा बराबर ये 1/1 प्लस 2t स्क्वायर का होल क्यूब बाहर ले लेते हैं, माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4t होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ये हमारे पास बराबर होगा 16t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16t स्क्वायर प्लस 16t4 प्लस 16t स्क्वायर। तो हमारे पास ये t स्क्वायर और ये t स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस 2t स्क्वायर का क्यूब। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है, 16, इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 4 को तो हमारे पास बचेगा, और ये सब रूट के साथ है, 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल क्यूब। और हमको न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये हमारे पास 1 प्लस 2t स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सॉरी, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज 4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 1 प्लस 2t स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर का क्यूब, ये इससे कैंसिल होके 2 बचेगा। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, कापा इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज टू फाइंड टॉर्शन। फिर से ज़रा हम देखें, टॉर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टॉर्शन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है dB
by ds is equals to minus torsion and the unit normal vector। तो इसका मतलब ये कि हमको dB by ds भी चाहिए है, हमको n भी चाहिए है, और हमें ये पता है कि b हमारे पास t क्रॉस n के बराबर है। हमने अभी कापा निकाला है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं। अगर हम देखें कि कापा n हमारे पास बराबर है, कापा n हमारे पास बराबर है dt बाई ds के। इसका मतलब ये हुआ कि n हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 कापा dt बाई ds। dt बाई ds हमारे पास है, कापा हमारे पास है, हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। जब हम n निकाल लेंगे और t हमारे पास मौजूद है तो हमारे लिए b निकालना कोई मसला नहीं होगा। b हमारे पास बराबर है t क्रॉस n के। हम t और n की वैल्यूज़ जो है वो रखेंगे और हम t क्रॉस n निकाल लेंगे। जब हम t क्रॉस n निकाल लेंगे तो हम जो है वो निकालेंगे dB बाई dt। dB बाई dt किस तरह निकाल सकते हैं, सॉरी हमें dB बाई dt क्यों निकालना है, क्योंकि हमको निकालना है dB बाई ds। और dB बाई ds निकालने के लिए हमको चाहिए होगा dB बाई dt एंड ds बाई dt। ds बाई dt हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, dB बाई dt हम यहाँ से निकालेंगे। जब हमारे पास dB बाई ds आ जाएगा, हमारे पास नॉर्मल निकल के आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हम वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास टॉर्शन टाउ भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, नहीं सॉल्व हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करें, नहीं तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को ख़ुद से सॉल्व करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 to 26 सॉल्व में ज़रूर देखिएगा और सप्लीमेंट्री में 43 से लेके 49 तक। चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है वेक्टर इंटीग्रेशन डिफरेंट। जो नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। लेकिन पिछला अगर आप लोगों ने कवर किया हुआ होगा तो आगे का ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। आपसे उम्मीद रखते हैं कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है लेक्चर के नीचे बिल्कुल उसको कमेंट्स में लिखिए और उसको हम उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।